साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से बनने वाले जो प्रमुख उत्तर प्रदेश की चित्रकला है उसमें से जो संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो उनके बारे में आज विषय डिस्कस करेंगे इस पीडीएफ में। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चित्रकला और कौन कौन सा एरिया इसके बारे में प्रसिद्ध है। तो जैसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकला, मिर्ज़ापुर की चित्रकला जो प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो एक मिनट, क्या है, चल क्यों नहीं रहा। बात करें जैसे मिर्ज़ापुर की चित्रकला के बारे में, तो यह चित्रकला प्रागैतिहासिक काल की है और कुछ प्राचीन चित्र मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में लखनिया दारी की गुफाओं में पाए गए हैं। ठीक। और कुछ वे उत्सव, नृत्य, युद्ध और शिकार के दृश्यों को चित्रित करते हैं। सोनभद्र और चित्रकूट के गुफा चित्र मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बीच के समय पर प्रकाश डालते हैं। और आगे बात करें मुगल चित्रकला के बारे में, तो इसे चित्रकला की आगरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। लघु चित्र मुगलों की गतिविधियों और जीवन शैली को दर्शाते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकला का स्वर्णिम काल मुगल काल था। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक, क्योंकि चित्रकला का अच्छा खासा ज्ञाता था जहांगीर। अब आगे बात करें बुंदेला चित्रकला, तो इसके बारे में विशेष जानकारी हम बता दें तो बुंदेल चित्रकला राजपूत चित्रकला शैली से संबंधित है। बुंदेल चित्रकला जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है और इसमें मजबूत धार्मिक निहितार्थ थे। देवी देवताओं के विषय हैं, शाही दरबार के दृश्य, पौराणिक पशुओं और यहाँ तक कि आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित दृश्य भी दर्शाए गए हैं। ठीक। और चित्रकला की कला बुंदेलखंड के क्षेत्र में अपनी पूर्णता के चरम पर पहुंच गई जब ओरछा के राजा ने मथुरा में केशव देव के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। आगे बात करें ब्रज चित्रकला, तो इसे चित्रकला की मथुरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा, गोकुल, वृंदावन और गोवर्धन की चित्रकला में भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। आगे बात करें राजपूत चित्रकला, इसका विकास कन्नौज के बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं ने किया था। आमतौर पर प्रेम कहानियों, धार्मिक रीति रिवाजों और संस्कृति पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट बात करें जैन चित्रकला की, तो जैन चित्रकला, इसका विकास मथुरा में हुआ। ये भी कागज पर बनाई जाने वाली चित्रकारी सबसे पहले जैन चित्रकला शैली से की गई है। अब बात करें चिकनकारी, तो ये चिकनकारी जो है लखनऊ में प्रसिद्ध है। ठीक, ये कपड़े पे बनती है। अब इसमें क्या बताएं, तो हस्तशिल्प का यह रूप लखनऊ में प्रचलित है। यह शिफॉन, मलमल, आर्गेना, आर्गेडी और रेशम जैसे कपड़ों पर किया जाता है। चिकन की साड़ियाँ और कुर्ते गर्मियों में पहनने के लिए उपयुक्त होते हैं। जरदोजी की बात करें तो जरदोजी जो है भारत में प्रचलित कढ़ाई शैली है जिसे दरदोजी के नाम से भी जाना जाता है, की उत्पत्ति फारस में हुई थी। यह सोने की कढ़ाई को संदर्भित करती है जो फारसी शब्दों से आया, जार जिसका अर्थ होता है सोना और डोजी जिसका अर्थ होता है कढ़ाई। ठीक, ये है। और कालीन बुनाई की बात करें, कालीन के लिए भदोही प्रसिद्ध है। ठीक, तो कालीन बुनाई भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। यह राज्य देश की 90% कालीनों की आपूर्ति करता है। राज्य में कालीन बुनाई के मुख्य केंद्र मिर्जापुर और भदोही के आसपास का एरिया है। ठीक, धातु के बर्तन कहाँ बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पीतल और तांबा उत्पादक है। ठीक, मुरादाबाद अपने कला धातुकर्म के लिए प्रसिद्ध है और रंगीन मीनाकारी और जटिल नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये देखो धातु के बर्तन है, ये बने हुए। ठीक, इसमें नक्काशी बनी हुई है। आगे बात करें मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश के खुर्जा, चुनार और रामपुर में सफ़ेद पृष्ठभूमि और नीले और हरे रंग के पैटर्न वाले चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाने का कला विकसित हुई है। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के व्यापक रूप से बर्तनों को बनाया जाता है जिसे जटिल नक्काशी से सिल्वर पेंट से सजाया जाता है। ये देखो ना, बढ़िया बना है। और निजामाबाद में प्रचलित कला में चावल के खेतों की मिट्टी से बने काबिज नामक पाउडर में अत्यधिक चमक होती है। यह अपने मिट्टी के बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और नेक्स्ट बात करें टेराकोटा, ये गोरखपुर से संबंधित है और इसको जीआई टैग भी मिला है। गोरखपुर में ऐसा गांव है जहां जानवरों की मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं और यह अपने सजावटी रूप से सजाए गए टेराकोटा घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। कुम्हार चाक पर मिट्टी के अलग अलग टुकड़े रखकर
और फिर उन्हें तराशकर मूल रूप से तैयार करते हैं। यूपी में कला और शिल्प संस्थान जो हैं उनकी स्थापना के बारे में बता दें। एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं इनके मिलान के बारे में कि कौन किससे संबंधित है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा इस पर। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911 में हुई थी लखनऊ में, ठीक। लॉर्ड हार्डिंग का समय था तब। और भारतीय ललित कला परिषद, इसकी स्थापना 1920 में हुई, वाराणसी में हुई थी। लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और कला भवन, भारत कला भवन जो है इसकी स्थापना 1920 में वाराणसी में हुई। और राज्य कला अकादमी, इसकी स्थापना 1962 में लखनऊ में हुई थी। तो ये इनसे संबंधित कुछ स्थान हैं और संग्रहालय। आगे बात करें यूपी के प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इलाहाबाद संग्रहालय की बात करें तो इसे शुरुआत में 1934 में नगर संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। संग्रह में पुरातात्विक सामग्री, पत्थर, कांस्य, लकड़ी और धातु की मूर्तियाँ, पेंटिंग, टेराकोटा सिक्के, सजावटी कला और वस्त्र शामिल हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल जैसे राष्ट्रीय नेताओं और सुमित्रा नंदन पंत जैसे प्रख्यात साहित्यकारों के संग्रह भी उपहार के रूप में प्राप्त किए गए हैं या संग्रह को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाने के लिए प्राप्त किए गए हैं। इसके संग्रह के व्यापक महत्व के कारण इलाहाबाद संग्रहालय को भारत सरकार के तत्वावधान में लिया गया है और इसे केंद्र सरकार का संग्रहालय घोषित किया गया है, ठीक। आगे नेक्स्ट बात करें विधि संग्रहालय और अभिलेखागार के बारे में। तो इस संग्रहालय एवं अभिलेखागार प्रयागराज में उच्च न्यायालय का एक अनुभाग है। इसे 1966 में उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह के दौरान न्यायिक अभिलेखों की प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित मामला, गोरखपुर की ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना, मुगलों के दुर्लभ और पुराने आदेशों के ऐतिहासिक महत्व से संबंधित है। अभिलेखागार में अमूल्य कलाकृतियाँ और अभिलेख हैं, जैसे मिथिला राजवंश की पांडुलिपियाँ और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का एक पत्र है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ के राज्य संग्रहालय की। तो लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, ठीक। थारू जनजाति संग्रहालय, इसके बारे में बता दें तो यह उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय है, ठीक। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय कौन सा है तो थारू जनजाति है, ठीक। और थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण बलरामपुर जिले की इमिलिया कोडर गांव में हुआ था। स्थान अगर पूछे तो आप बता देना, बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडर में हुआ था। अब नेक्स्ट बात करें राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। 1987 में स्थापित सरकारी बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में एकत्र की गई पुरावेशों से संबंधित है, जो श्रमण और वैदिक परंपराओं में निहित आध्यात्मिक और रहस्यमय आंदोलनों का एक प्राचीन केंद्र है। उपरोक्त दर्शन की विरासत तीर्थकर महावीर, महात्मा बुद्ध, गोरखनाथ और कबीर की शिक्षाओं से समाहित है। आगे बात करें इसमें तो यह क्षेत्र लहुरा देव, रामनगर घाट, लुम्बिनी देवदाह, कपिलवस्तु, पिपरावा, कोपिया, सौगौरा, कुशीनगर, पावा जैसे ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों से संबंधित है। अब झांसी संग्रहालय की बात करें तो संग्रहालय के मुख्य आकर्षण हथियार, मूर्तियाँ, वेशभूषा और चंदेल राजवंश का प्रतिनिधित्व करने वाली तस्वीरें और गुप्त काल की एक चित्र गैलरी है। रानी लक्ष्मीबाई पर एक विशेष गैलरी अनूठा आकर्षण प्रस्तुत करती है, ठीक। नेक्स्ट बात करें 1857 मेमोरियल संग्रहालय। तो रेजिडेंसी के खंडार में लखनऊ में 1857 में महान विद्रोह की याद दिलाते हैं। वे उसी स्थिति में संरक्षित हैं जिसमें वे 1920 में केंद्रीय संरक्षण में आए थे। और राष्ट्रीय दलित स्मारक बताएं तो राष्ट्रीय दलित स्मारक नोएडा में स्थित है। इसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2011 को किया गया। इसमें गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत शिरोमणि रैदास और जननायक बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, ईवी पेरियार, रामास्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज, भीमराव अम्बेडकर, काशीराम और ज्योतिबा फुले सहित मानवता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपने जीवन समर्पित करने वाली मूर्तियाँ इसमें शामिल हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्य अभिलेखागार। तो हिंदू और संस्कृत पांडुलिपियाँ, मनुष्य को अनैतिकता की शिक्षा देने वाले वेद, उपनिषद व अन्य धर्म ग्रंथों, बौद्ध, जैन आदि में यह कथन निहित है कि विश्व प्रसिद्ध भारत माता सदैव गौरवमयी रहे। और उर्दू पांडुलिपियों के बारे में बता दें तो पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में कविता, अलंकरण, छंद, दंत कथाओं और कहानियों से संबंधित कई उर्दू पांडुलिपियाँ संरक्षित हैं।
कुछ पांडुलिपियों में सामाजिक जीवन का भी पता चलता है। रिसाला ए निकाह उर्दू मुसलमानों का विवाह कानून से संबंधित है। ठीक। तवारीख ए बुलंदशाह उर्दू भाषा में इतिहास की पहली पुस्तक है। अगर पूछ ले उर्दू भाषा में इतिहास की पहली पुस्तक कौन सी है, तो तवारीख ए बुलंदशाह है, जो पांडुलिपि पुस्तकालय में संरचित है। नसबनामा मुगल सम्राटों के वंशावली वृक्ष से संबंधित है। ठीक। ये पूछ लिया जाएगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है इसका आंसर नहीं दे पाओगे। पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन छांट के दिए जाते। ठीक। जफरनामा गुलाम हैदर सगीर द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह का एक समकालीन लेख है। तो यहीं से ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं पीसीएस के लिए। ठीक। और समीक्षा अधिकारी में भी। ठीक। और फारसी पांडुलिपियाँ धर्मशास्त्र पर पांडुलिपि कुरान मुहम्मद की परंपराओं, मुस्लिम न्यायशास्त्र, सूफीवाद, मठवाद और प्रासंगिक हिंदू उपनिषदों के अनुसार दारा सिकों द्वारा लिखित सिर अकबर जैसे ग्रंथों से संबंधित है। एक काव्य पांडुलिपियाँ रूपक, दंतकथाएँ और कहानियाँ देखी हैं। 124 मसनवी मजमुआ ए मसनवियात का एक अनूठा संग्रह जो 1725 से 1728 ईस्वी तक संबंधित है। रामायण और महाभारत जैसे संस्कृत ग्रंथों, पुराणों और कथा ज्ञान माला और दशावतार जैसे संबंधित परंपराओं के फारसी अनुवाद का फारसी का भी प्रयास किया गया है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरातत्व के बारे में बता दें तो अक्षेत्र का पुरातत्व बरेली में है। अक्षेत्र उत्तरी पांचाल की प्राचीन राजधानी थी, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इस नगर के अवशेष बरेली के आमला तहसील के एक गांव रामनगर में मिले। 600 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक उत्खनन से प्राप्त ईंटों की किलेबंदी से यह जीवंत हो गई। कनिंघम के बारे में बता दें तो सबसे पहले इस स्थल की खुदाई की गई और इसके बाद 1940 से 44 ईस्वी में ए गौस और अन्य लोगों की सहायता से A.K.N. दीक्षित ने खुदाई की। उन्होंने मौर्य काल 300 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक कब्जे के 9 खाल खंडों की पहचान की, जिन्हें अस्तर कहा जाता है। खुदाई में अन्य वस्तुओं के अलावा कई सिक्के भी मिले हैं, जिनमें सबसे पुराने ढले हुए सिक्के, उसके बाद आहत सिक्के, पहली शताब्दी ईसा पूर्व कुषाण सिक्के आदि शामिल है। और 1963-64 और 1964-65 में ASI के ANR बनर्जी द्वारा अक्षेत्र की फिर से खुदाई की गई, जिससे गेरू रंग के मृदभांड से शुरू होकर 1 से 4 के रूप में नामित 4 सांस्कृतिक अवधियों को प्रकाश में लाया गया। कुषाण गुप्त काल तक चित्रित धूसर मृदभांड के बाद उत्तरी काले चमकदार मृदभांड का प्रचलन हुआ। प्राचीन के मूल भाग में चित्रित धूसर मृदभांडों और NBPW की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि इसे अवधि फोर के दौरान बनाया गया था। हस्तिनापुर मेरठ पुरातत्व के बारे में बता दें तो गंगा के पुराने तल के दाहिने किनारे स्थित है, जो साहित्य और परंपरा में महाभारत काल की कौरवों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। और आगे बात करें, माना जाता है कि 3 जैन तीर्थकरों सोलातिननाथ, कुथुनाथ और आरनाथ का संबंध हस्तिनापुर से। बीबी लाल ने 1950-52 में ASI की ओर से हस्तिनापुर में उत्खनन कराया था। इस समय लोग अर्थव्यवस्था के कृषि सह देहाती चरण में थे। उनके द्वारा उत्पादित अनाजों में चावल का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। पालतू जानवरों में मवेशी, भेड़, भैंस, सुअर और घोड़े शामिल थे। कन्नौज फर्रुखाबाद पुरातत्व के बारे में बता दें तो प्राचीन शहर जिससे कानकुब्ज महोदय, गाधिरूरा, गांधीनगर, कुशस्थल, कौसा, कौशिका और कुसुमपुरा होयन सांग के अनुसार अंतिम के नाम से जाना जाता है। गंगा और काली संगम के पास भागीरथी तट पर स्थित है। ठीक। और एक मिनट आगे बात करें इसके बारे में और जानकारी तो ASI ने 1955 में किला नामक टीले पर छोटे स्तर पर खुदाई की थी। इससे पहले कुछ पत्थर की मूर्तियां, चतुर्मुख लिंग, पृथ्वी के पुनः प्राप्त करते हुए बराह, कल्याण सुंदर मूर्ति, खड़े सूर्य और विश्व रूप और स्वप्न देवी और भूत देवी के साथ खड़े थे, जो सभी से संबंधित थे। 7वीं-8वीं शताब्दी और उसके बाद के नृत्यरत गणेश को पड़ोसी क्षेत्रों से बरामद किया गया था। इस स्थान से विभिन्न प्रकार की टेराकोटा मूर्तियां और पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं, जो मानव और पशु दोनों की 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक थी।
उनमें से उल्लेखनीय है कि विशिष्ट सुजिगा शैली में देवी माँ का हस्त निर्मित धड़, गजलक्ष्मी पट्टिका, मिथुन शाही मेसा की खड़ी मूर्तियाँ, पुरुष और महिला दोनों, माँ और बच्चे, अंक धात्री की मूर्तियाँ, दंपत्ति की मूर्तियाँ थी और उथले सांचे से बनाई गई थी। आगे बात करें मथुरापुरा स्थल की। यमुना के किनारे पर स्थित एक राजनीतिक केंद्र के रूप में इस शहर का ईसाई युग की आरंभिक शताब्दियों से लेकर प्रारंभिक शताब्दियों तक एक लंबा इतिहास रहा है। मथुरा के समृद्ध पुरावशेषों ने 1836 में सिलेनस नामक मूर्ति की खोज के साथ कला संग्राहकों और पुरातत्वविदों को आकर्षित किया। MC जोशी ने ऐतिहासिक मथुरा की प्राचीनता विकास की जांच के मुख्य उद्देश्य के साथ 1973-74 से 1976 और 77 तक लगभग 14 स्थलों पर ASI की ओर से खुदाई की है। नेक्स्ट बात करते हैं सारनाथ वाराणसीपुरा स्थल की। तो यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में थी। यह केंद्र अशोक के समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक की बौद्ध पुरावशेषों में सबसे समृद्ध है। अशोक ने यहाँ अपने धर्मराजिका स्तूपों में से एक निर्माण किया। इसके पास 4 शेरों की एक शानदार राजधानी के साथ एक स्तंभ खड़ा किया और एक शिलालेख अंकित किया जिसमें असंतुष्ट भिक्षुओं और भिक्षुणियों की धमकी दी गई थी कि विदेश छोड़ दें। समक्ष में एक उल्लेखनीय संरचना धमेक स्तूप है जो संभवतः गुप्त मूल की है। श्रावस्ती गोंडा बहराइच का पूरा स्थल की बात करें तो प्राचीन कौशल की राजधानी और जब प्रसेनजीत शासक था तब यह बुद्ध और महावीर के जीवन से निकटता से जुड़ा था। खंडहरों में 2 अलग अलग इकाइयाँ शामिल हैं, सहेत बौद्ध प्रतिष्ठान और महेत के उत्तर पूर्व की गढ़वाली शहर। बुद्ध के जीवन के दौरान उनके शिष्य सुदत्त ने बुद्ध के निवास के लिए जेतवन विहार नामक एक मठ निर्माण किया जो उस स्थान पर बौद्ध स्थापना का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि अशोक ने जेतवन विहार के द्वार के पास 2 शीर्ष स्तंभ स्थापित कराए थे। JPH वोगेलजान द्वारा यहाँ की गई खुदाई के परिणामस्वरूप 1907 से 8 और 1910 और 11 के बीच मार्शल और दयाराम साहनी द्वारा बौद्धों के लिए पवित्रता के अनुरूप कई स्तूप, मठ और मंदिर के अनियमित परिसर दीवार के भीतर शाही में उजागर किए गए हैं। और 1959 में KK सिन्हा के नेतृत्व में ASI द्वारा महेत में फिर से शुरू की गई खुदाई से शहर के प्राचीनता के महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश के संरक्षित स्मारक कौन कौन हैं तो इसमें देखो जैसे बटेश्वर नाथ मंदिर है, कहाँ? आगरा में है। मोहारी प्राचीन मकबरा ये भी आगरा में है। टीला जयगरा आगरा में है। तहसील भवन किरावली अकबर की शिकार चौकी के रूप में भी जाना जाता है, आगरा में। अलीगढ़ का किला, अलीगढ़ में कोल्डी हवा में प्राचीन टीला, ये प्रयागराज में पड़ता है, ठीक। और इधर थोड़े और हैं, बता दें इनके बारे में। तो महागरा में प्राचीन टीला कहाँ? प्रयागराज में। चौपानी मांडो में प्राचीन टीला प्रयागराज में। गुरुधाम मंदिर वाराणसी में है। पुराना मंदिर कहाँ? चंदौली में। हवेली अवध कहाँ? अयोध्या में। गुप्तार घाट मंदिर कहाँ? अयोध्या में। कर्दमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। रुपाई डीहा गोंडा में है। बारादरी वजीरगंज गोंडा में पड़ेगा। विष्णु छवि गोरखपुर में। चढ़ियार गोरखपुर में। और आगे बात करें नारायण कहाँ पड़ता है तो गोरखपुर में। शाहाबाद में टीला हरदोई में। गेगलापुर में प्राचीन टीला हरदोई में है। नरपत सिंह गढ़ी कहाँ है? ये भी हरदोई में पड़ेगा। शेर जमा खां का मकबरा कहाँ? तो जौनपुर में है। पत्थर शेर कहाँ? जौनपुर में है। साई नदी का पुल कहाँ? तो जौनपुर में है, ठीक। और शाही पुल कहाँ है तो शाही पुल जौनपुर। रानी लक्ष्मीबाई मंदिर झांसी। बरुआ सागर किला झांसी। फूटा दरवाजा के सामने का मैदान झांसी। रानी महल के सामने मैदान झांसी। हाथी खाना और रघुनाथ राव का महल झांसी में। जाजमऊ में प्राचीन टीला है कानपुर में। जाजमऊ पड़ता कानपुर के पहले उधर गंगा नदी के उस पार डायरेक्ट। और टिकैत राय का शिव मंदिर कानपुर में है। बारादरी का निर्माण राजा टिकैत राय ने करवाया था, कानपुर में बना है। वाल्मीकि आश्रम कानपुर में है। और पिसनारिन का गणित कानपुर देहात में है। मूसानगर में यमुना किनारे प्राचीन टीला कानपुर देहात में। जहांगीराबाद टीला कानपुर देहात में। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है। और नाना फड़नवीस से जुड़ा प्राचीन टीला ये कहाँ है? कानपुर में है। मेढक शिव मंदिर लखीमपुर में है। नवग्रह मंदिर ललितपुर में। दिगंबर जैन मंदिर ललितपुर में और शिव मंदिर ललितपुर। और कितने हैं? बहुत सारे हैं फिलहाल। और ये बाप रे। तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही बनाएंगे और दूसरा कल इसमें जो आगे जो बाकी रह गया है इनके बारे में कल बताएंगे आपको।
तो ये थे आज के हमारे कुछ विशेष टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें से विशेष जानकारी हमने जो थी उस हम बता दिए हैं। उसकी जो कला संस्कृति पुरातत्व स्थल है, कौन कहाँ पे है, किसने इसकी खोदाई की, वो सारा डिटेल हमने आपको बता दिया है। आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो इसके बारे में विशेष जानकारी आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। तो बाय, तब तक के लिए जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने आगे जो भी दोस्त हैं उन तक पहुंचाने की कृपा करें, ठीक। और पढ़ते रहिए, फिर आगे अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए। हमने जो इससे संबंधित जानकारी थी बता दिया है। और मेरी सुबह की क्लास जो करंट अफेयर ना देखे हो तो उसमें देख लीजिएगा, बेहतर क्वेश्चन के PDF पढ़ाए हैं आज उसमें। और अच्छी PDF अब डिटेल सहित मेरी बनती है। तो आप टेलीग्राम के चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है सराल एग्ज़ाम के नाम से चैनल है, ठीक। सराल एग्ज़ाम के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से मेरा टेलीग्राम भी चैनल है। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सारी PDF उसमें मिल जाएगी, ठीक। सारी PDF मिलेगी किसी भी सब्जेक्ट की और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक। पर्सनल उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित नहीं, ऑल इंडिया कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसकी तैयारी करते हैं तो सारी PDF हर सब्जेक्ट की आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इसमें जुड़ना ना भूलें। तो बाय सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।